हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एलडीसी जेई 25% कोटा के अंतर्गत भोपाल डिवीजन में जो एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम का यह क्वेश्चन पेपर है। और जो इसी संडे को टेस्ट सीरीज 9 जो लिया गया था उसी का यह पार्ट 1 है। ठीक है ना, यह पार्ट 1 है। एक से मैं चालू कर रहा हूँ, इसके बाद में जो क्वेश्चन शेष बचेगा उस पार्ट 2 में बनाया जाएगा। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का रोमांटिक वीडियो हमेशा डालते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि BCN बैगन के रूप सीट की मोटाई कितना होता है। मतलब कि BCN ए का मतलब BCN होता है, BCN ए होता है। ठीक है ना, तो BCN ए का रूप सीट की मोटाई कितना होता है। तो BCN रूप सीट का मोटाई जो है 1.6 mm होता है। ठीक है, और हो सके तो आप लोग कॉपी में नोट करते चलें। मैं यहाँ पर तो एक ही देखिए आप लोग के पास, जैसे जो भाई को मैं टेस्ट कराया हूँ टेस्ट सीरीज 9, तो उन लोगों के पास तो एक ही क्वेश्चन जो इस पर लिखा हुआ है सामने है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे दिमाग पर आएगा मैं सभी के सभी मैं बताते चलूंगा पूरा डिटेल में। आप लोगों को कंफ्यूजन जरूर दूर करने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि कॉपी कलम अगर हो तो साथ में ले करके बैठे और वीडियो देखे तो मेरे समझ से बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए जैसे कि ये कहा कि BCN बैगन का रूप सीट की मोटाई जो है 1.6 mm होता है। इसी आधार पर हम अगर LHB का अगर लिख दे LHB का, तो LHB का जो होता है 1.25 से 1.75 तक होता है mm। ठीक है ना, LHB का 1.75 mm तक होता है LHB का। वहीं अगर ICF का अगर बात करें, ICF का तो एक है, इसका भी 1.6 mm होता है रूप सीट की मोटाई। ठीक है ना, रूप सीट की मोटाई जो है 1.6 mm होता है आपको ICF का। ठीक है, वहीं अगर ICF सब कॉपी में चलिए, जो भाई मेरे टेस्ट दिए हैं अगर वीडियो भी देखते हैं अदर भाई लोग तो वो भी अपना कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, इसलिए कि ये क्वेश्चन पर मैं जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है मैं बात सारे के सारे डिटेल में एकदम बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया रूप सीट, मतलब रूप सीट की मोटाई 0.6 ICF का। और ICF का जो होता है टॉप फ्लोर की मोटाई, टॉप फ्लोर मतलब फ्लोर पर जो टॉप जो प्लेट जो बिछाया जाता है उसका जो है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, TF लिख देता हूँ, मतलब कि टॉप फ्लोर। तो टॉप फ्लोर की मोटाई जो है 3 mm होता है। अब आप कहिएगा कि सर कहीं कहीं देखने हमको 13 mm भी मिलता है। तो ICF का जो है फ्लोर सीट में लगाई जाने वाली कंप्रेसिंग प्लाई की मोटाई, जो प्लाई ऊपर लगा रहता है, यानी यहाँ पर हम प्लाई केवल देखिए लिख देते हैं प्लाई। ठीक है, आप लोग शॉर्ट में लिखता हूँ फुल लिख लीजिएगा। ठीक है, जो फ्लोर सीट के ऊपर 3 mm का जो है मोटा प्लेट बिछाया जाता है उसके ऊपर जो प्लाई जो बिछाया जाता है उसका मोटाई जो है 13 mm होता है। ठीक है, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बताया ICF का छत की मोटाई भी इसका 1.6 mm होता है, और ICF का फ्लोर सीट की मोटाई 3 mm होता है, तथा प्लाई की मोटाई जो है 13 mm होता है। ठीक है ना, वहीं अगर यहाँ पर ICF का ही मैं लिख रहा हूँ, अगर साइड साइड केवल साइड एस लिख देता हूँ, साइड साइड वाल की मोटाई जो है 2 mm है, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, साइड वाल की मोटाई भी 2 mm, क्या बोलते हैं LHB में भी साइड वाल की मोटाई जो है 2 mm होता है। ठीक है, याद रखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन को एक जगह नोट कर लीजिएगा जहां पर यह क्वेश्चन आप लिखिएगा। ये क्वेश्चन जो है BCN का पूछा मैंने 4-5 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर मैंने किया है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, बैगन का यहाँ पर पूछा है तो इसका रूप सीट की मोटाई 1.6 होता है, और LHB का रूप सीट की मोटाई 1.25 से 1.75 mm तक होता है। ठीक है, वहीं ICF का टॉप फ्लोर की मोटाई 3 mm होता है, तथा प्लाई जो उसके ऊपर बिछाया जाता है कंप्रेसर प्लाई वो जो है 13 mm का होता है, और साइड वाल की मोटाई जो है 2 mm होता है। इसको जो है एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि DCP प्रकार के अग्निशामक यंत्र जो है फायर एक्सटिंग्विशर बुझाने के लिए उपयुक्त है, डीजल, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल सभी। तो कहने का मतलब इसका सही आंसर जो है सभी हो जाएगा, क्योंकि DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है सभी प्रकार के आग बुझाने में मतलब सक्षम है, चाहे A टाइप हो, B टाइप, C टाइप, E टाइप, सभी टाइप की आग बुझाने में वह सक्षम है। DCP का फुल फॉर्म हो जाता है ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर। इसलिए इसको भी आप बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चाह रहा है कि ट्विन पाइप सिस्टम में
एक वाहन में कितने एंगल कॉक लगे होते हैं, ठीक है, कितने एंगल कॉक लगे होते हैं। तो मैंने पिछला वीडियो भी मैंने बताया था। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक गाड़ी बना देता हूँ, यहाँ पर एक हॉज पाइप ट्विन पाइप की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है एक है, मतलब कि ये बीपी का एक बीपी लिख दीजिए, और यहाँ पर एपी, एफपी मान लेते हैं कि यह एफपी। दोनों साइड जो होज पाइप जो है लटका हुआ रहता है, काले रंग का आप लोग देखे होइएगा, लटका रहता है। तो उसके ऊपर यहाँ जो है एक कट ऑफ एंगल कॉक लगाया रहता है, ठीक है, जो कि इसको जो है हवा को जो आने जाने को रोकने के लिए इसको लगाया जाता है दोनों साइड में, कट ऑफ एंगल कॉक, ठीक है। कट ऑफ एंगल कॉक यहाँ दोनों साइड में लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्विन पाइप सिस्टम में एक वाहन में एक कोच में कितने मतलब एंगल कॉक लगे रहते हैं, कितने ट्विन पाइप। ट्विन पाइप का मतलब हुआ बीपी और एफपी, ठीक है, ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप, ठीक है। तो ब्रेक पाइप जो है इधर दो और इधर दो, मतलब कि कुल जो है 4 की संख्या में कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, जो सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, जो सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो है एफपी का जो है एफपी का जो है व्हाइट, मतलब कि सफेद रंग से रंगा रहता है, जबकि बीपी को हरा रंग से इसको रंगा रहता है। यह पहचानने का, यह मतलब कि पहचानने के लिए रंगा रहता है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि बीपी का रंग कैसा होता है, बीपी का पाइप जो है कट ऑफ एंगल मतलब कैसा होता है, तो हरा होता है, एफपी का सफेद होता है, और दोनों होज पाइप में के ऊपर जो है कट ऑफ एंगल लगा रहता है दोनों तरफ, तो दो दो मिलाकर 4 हो जाते हैं। जहां तक विश्वास है कि आप पूरा कंफर्म हो गए होइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो एयर स्प्रिंग बोगी में निचले तख्त और ऊपरी तख्त के बीच की गैप कितना mm होता है, तो यह होता है 255 mm, ठीक है। तो ऊपरी तख्त और निचली तख्त के मतलब ये हो गया कि जो भाई एयर स्प्रिंग तो इसे दिखता है गाड़ी में, लेकिन जो तख्त जो है जल्दी नहीं दिखता है। लेकिन जो भाई काम करते होंगे वर्कशॉप में, जो एलएचबी बोगी पर जो एयर स्प्रिंग जो फिट करते होंगे, तो वहां देखते हैं कि यहाँ पर एक तख्त नीचे होता है, जो चारों कोनों पर 4 बोल्ट लगा करके हम लोग उसको टाइट करते हैं, और इसके ऊपर जो है मतलब कि टायर होता है, और टायर के ऊपर जो है गोल एक ठो फिर तख्त होता है। तख्त का मतलब लोहा का एक प्लेट गोला सा होता है। तो ये कह रहा है, तो जब ये इसमें जब हवा भरी जाती है तो यह टायर फूल करके ज्यादा मतलब कि ऊंचा हो जाता है, लेकिन तख्त की गहराई जो है, तख्त थोड़ा सा गहरा सा दिखाई देता है नीचे वाला, तो उसकी वो दोनों की मतलब की दूरी जो है 255 mm हो जाएगा, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एयर स्प्रिंग में उचित दबाव के दौरान लेवलिंग वाल्व की स्थिति जो है कैसा होगा। जब उचित दबाव आता है तो एयर स्प्रिंग का लेवलिंग वाल्व का स्थिति जो है क्या बोलते हैं, इसको क्या है, लेवलिंग वाल्व का लेवलिंग जो है क्षैतिज होता है। क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। कैसा होता है, हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा था। एयर स्प्रिंग में उचित दबाव के दौरान लेवलिंग वाल्व की स्थिति जो है क्षैतिज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एयर स्प्रिंग बोगी में कितने लेवलिंग वाल्व लगे रहते हैं। स्प्रिंग देखिए, बार बार मैं कहता हूं कि क्वेश्चन जो है जल्दीबाजी में नहीं पढ़िएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में पढ़िएगा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण तौर पर देखिए, यहाँ पर बोगी लिखा है और धोखा में जल्दीबाजी में लोग कोच पढ़ देते हैं, ठीक है ना, और जो भी आंसर लगाएंगे गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो एक एयर स्प्रिंग बोगी की बात कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह एक बोगी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्रिंग और यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, तो दो ही स्प्रिंग लगा है ना एक बोगी में, या एक बोगी मान लेते हैं, बना देते हैं, तो दोनों जगह जो है दो ही स्प्रिंग लगा है, तो लेवलिंग वाल्वों की संख्या जो है 2 हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर बोगी के जगह पर अगर कोच पूछता तो कितना हो जाता, कोच जो है तब उसमें 2 बोगी लग जाता है, तो 2 बोगी का मतलब 4 स्प्रिंग लग जाएगा, तो 4 स्प्रिंग का मतलब जो है लेवलिंग वाल्व की संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोगी का जिक्र है, इसलिए 2 आंसर होगा। तो आप लोग क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कि बोगी में 2 और कोच में 4 लेवलिंग वाल्व का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक बोगी में 2 स्प्रिंग लगे होते हैं और प्रत्येक स्प्रिंग के लिए एक लेवलिंग वाल्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। 6 नंबर 7 में क्या कर रहा है कि एयर स्प्रिंग प्रयुक्त ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है, ठीक है। कह रहा है एयर स्प्रिंग में प्रयुक्त ऑक्सिलरी रिजर्वायर मतलब कि सहायक रिजर्वायर जो होता है उसका जो है क्षमता कितना होता है, तो 40 लीटर का होता है, ठीक है। मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसमें जो है एक, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक बोगी बना दिया, तो यहाँ पर स्प्रिंग लग गया, और एक बोगी में एक कोच, जैसे मान लेते हैं कि यह एक कोच हो गया,
यह एक पूंछ हो गया, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि स्प्रिंग लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या कर रहा है कि एयर में प्रयुक्त एक्जुलरी रिजर्वायर की क्षमता जो है कितना होता है, तो प्रत्येक स्प्रिंग के लिए, ठीक है, एक्जुलरी रिजर्वायर की क्षमता जो है यहाँ पर 40 लीटर का होता है, ठीक है। 40 लीटर का प्रत्येक स्प्रिंग के लिए एक्जुलरी रिजर्वायर की क्षमता जो है 40 लीटर का होता है। और बीच में एक ठो लगा रहता है मेन रिजर्वायर, ठीक है, एमआर मेन रिजर्वायर, तो इसकी क्षमता 150 लीटर का हो जाता है, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एयर स्प्रिंग में प्रयुक्त एक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता माने सहायक रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है, तो 40 लीटर का होता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन कर दे कि मेन रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है, तो 150 लीटर का होता है, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन लिख लीजिएगा और समझ भी लीजिए, ठीक है, फिगर के साथ मैंने बनाया है, ठीक है। और सहायक रिजर्व कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी कर देता है कि सहायक रिजर्वायर जो है, एक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता जो है, क्षमता तो 40 लीटर होता है, कितना लगा रहता है एक पूंछ में, तो पूंछ में 4 हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया। प्रत्येक स्प्रिंग के लिए एक एक्सिलरी रिजर्वायर का प्रयोग किया जाता है जो 40 लीटर का होता है, ठीक है। और एक पूंछ में कितने मेन रिजर्वायर होते हैं, तो एक ही होता है 150 लीटर का, याद रखिएगा। और इससे सब जो है कनेक्ट रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 150 लीटर का एक ही होता है और 40 लीटर का 4 एक्सिलरी रिजर्वायर, सहायक रिजर्वायर लगा रहता है। और ऐसे अभी क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे में कि साधारण भाषा में कि एयर स्प्रिंग में प्रयुक्त एक्सिलरी रिजर्वायर एआर की क्षमता जो है कितना होता है, तो 40 लीटर का होता है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एआर की क्षमता 200 लीटर वाला वो नहीं कंफ्यूज कीजिएगा, इसका भी मैं बता देता हूँ। एलएचबी में जो है, एलएचबी में एआर की क्षमता, इस तरह पूछे एआर की क्षमता अगर पूछे एलएचबी में, तो ये जो है 200 लीटर का होता है। अब ये कहिएगा कि सर नहीं 75 लीटर और 125 लीटर का, तो ये भी बात सही है। इसको जो है दो भागों में कर रखा जाता है, ठीक है। इसमें जो है 125 लीटर का जो है ब्रेकिंग पर्पज के लिए प्रयोग होता है और 70 लीटर का प्रयोग टॉयलेट पर्पज के लिए एक्सिलरी रिजर्वायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आईसीएफ में जो है एक ही जो है 200 लीटर का एक्सिलरी रिजर्वायर मात्र एक की संख्या में होता है। इसको जो है आप लोग क्वेश्चन में कीजिएगा, ठीक है। तो वैसे कि आप समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन पर जितना भी रिलेटेड था मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। चलिए आप देखते हैं एयर स्प्रिंग सिस्टम मुख्य दिया गया मुख्य रिजर्वायर की क्षमता कितना, तो मुख्य रिजर्वायर की क्षमता अभी हमने बताया कि 150 लीटर का होता है। कितना होता है, 150 लीटर, जो मैंने अभी फिगर बनाकर आप लोगों को बताया, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में हाइब्रिड कोच में इस्तेमाल की जाने वाली बोगी का प्रकार है, तो बोगी का प्रकार जो है कहीं कहीं आप लोग क्वेश्चन में मिलेगा आईसीएफ, ठीक है, तो वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर आईसीएफ लिख करके यहाँ पर मॉडिफाइड भी लगा दिया और यहाँ आईसीएफ भी दे दिया हुआ है। लेकिन अधिकांशतः जगह आपको मिलेगा क्वेश्चन में मॉडिफाइड ना दे करके डायरेक्ट खाली लिख देगा आईसीएफ, ठीक है ना। तो अगर केवल आईसीएफ लिखता है, मॉडिफाइड नहीं लिखता है, तो आप आईसीएफ मारिएगा, ठीक है। अगर आईसीएफ भी लिख दिया और मॉडिफाइड दिया, मॉडिफाइड होगा। मॉडिफाइड आईसीएफ ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है हाइब्रिड कोच में, ठीक है। और बॉडी जो है एलएचबी का होता है, आप लिख लीजिएगा वहां पर कि ऊपर जो बॉडी एलएचबी का होता है, लेकिन उसका ट्रॉली होता है आईसीएफ होता है। जब आईसीएफ का ट्रॉली होगा तो उसमें यहाँ पर अब क्वेश्चन और यहाँ पर उठ जाता है कि आईसीएफ का जब ट्रॉली होगा तो उसमें बीएमबीसी का प्रयोग किया जाएगा। बीएमबीसी मतलब कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किया जाएगा। तो बीएमबीसी प्रयोग किया जाएगा तो एक बोगी में 2 सिलेंडर प्रयोग किया जाएगा। कितना, 2 सिलेंडर का प्रयोग किया जाएगा। तो एक पूंछ में कितना हो जाएगा, 4 सिलेंडर का प्रयोग होगा हाइब्रिड पूंछ में या आईसीएफ पूंछ में, ठीक है, क्योंकि आईसीएफ ट्रॉली का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। बोगी को ही ट्रॉली कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिएट बोगी में पार्श्व और अनुदैर्ध्य मार्गदर्शन जो है डैश हेतु इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फिएट बोगी में जो है लेटरल एवं लॉन्जिट्यूडनल जो है, इसको जो है लेटरल एवं लॉन्जिट्यूडनल जो है गाइडेंस जो है, मतलब कि पार्श्व और अनुदैर्ध्य जो मार्गदर्शन जो है आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म के द्वारा जब आप बोगी जो देखते हुइएगा, बोगी मतलब कि एलएचबी का, तो उसके चारों कोना पर जो जिसमें क्या बोलते हैं एक्सल जिस पर फिट रहता है, एक्सल में जाकर के बोगी जो टच करता है, जहां पर प्राइमरी डैम्पर जो लगा रहता है, उसी को हम रॉकर कंट्रोल आर्म कहते हैं, आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म कहते हैं, ठीक है। और यही अगर आईसीएफ में अगर भी देता है, आईसीएफ में अगर यही क्वेश्चन अगर पूछ देता है, तो उसमें जो है आपको एक्सल गाइड के द्वारा यह जो है पार्श्व और अनुदैर्ध्य जो है मार्गदर्शन होता है, ठीक है। कितना क्या चीज से होता है, एक्सल गाइड के द्वारा होता है, जिसमें देखते हैं कि डैशपॉट जो लगा रहता है, ठीक है। क्या लगा रहता है, डैशपॉट जो है एक्सल गाइड के अंदर जो है लगा रहता है, उसी के द्वारा मतलब कि
एक्सेल गाइड के द्वारा मतलब होता है। अब तो हमको जहाँ तक विश्वास है कि समझ गए होइएगा, ठीक है ना। और एक्सेल गाइड का जो मैंने नाम ले लिया तो मैं इसके बारे में भी समझा दूं। एक्सेल गाइड जो डैशबोर्ड जो लगा रहता है, आप लोग देखे हुइएगा, डैशबोर्ड जो लगा रहता है उसमें तेल भी भरा रहता है, ठीक है ना। तो तेल की गहराई जो है आपको 40 mm के गहराई तक उसको भरा जाता है। उसमें 1.6 लीटर जो है तेल डाला रहता है डैशबोर्ड में। जो एक्सेल गाइड जो है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आईसीएफ जो बोगी, जो जैसे मान ले बोगी है, तो एक्सेल गाइड जो है इसी में फंसा रहता है, ठीक है ना, डैशबोर्ड में। और यहाँ जो है, यहाँ अगर हम बना दें तो यहाँ पर चक्का का जो बॉक्स होता है, उसी चक्का के बॉक्स पर, मान लीजिए चक्का होता है, इसी के बॉक्स पर यह एक्सेल गाइड जो है लगा रहता है, ठीक है ना। इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1.6 लीटर डैशबोर्ड में तेल डाला रहता है और इस कितने गहराई में, तो 40 mm के गहराई तक डाला रहता है, ठीक है। और इसमें तेल कौन सा डाला जाता है, तो सर्वोलेन 68 तेल जो है इसमें डाला जाता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन पर मैंने 4-5 क्वेश्चन बता दिया, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसा वीडियो जो है हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, और हमसे जुड़िए, आपको अच्छे से अच्छे तैयारी जो है हम कराएंगे। और इस तरह का वीडियो, जैसे हम एक क्वेश्चन पर कितने क्वेश्चन डिटेल में जैसे बताते हैं, उसी प्रकार आपको गाइडलाइन किया जाएगा, कैसे तैयार करना है, कैसे क्वेश्चन याद होगा, और परीक्षा के टाइम गेस्ट क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, हर तरह से आपको तैयार मतलब कराया जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर क्या कह रहा है कि फीट बोगी में व्हील दाया की कंडमिंग लिमिट कितना होता है, ठीक है। कंडमिंग लिमिट यह पूछ रहा है, ठीक है। तो कंडमिंग लिमिट जो है 845 mm होता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक और लिख देते हैं कि 855 भी आपको देखने को कहीं कहीं मिलेगा, तो 855 भी होता है, ठीक है। जो आपको देखने में आए मार दीजिएगा 845, अगर 55 भी आए तो 55 भी मार दीजिएगा, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 855 मारिएगा, ठीक है, 855 मारिएगा, ठीक है। और कंडमिंग साइज ये पूछा है, ठीक है। तो न्यू साइज इसका जो है 915 mm हो जाता है। एलएचबी और आईसीएफ के लिए, दोनों के लिए न्यू साइज जो है 845 mm हो जाता है, लेकिन आईसीएफ का कंडमिंग साइज जो है 825 mm होता है, ठीक है। 825 mm ऐसे आपको थ्योरिकल मिलेगा, ठीक है, कंडमिंग साइज होता है, लेकिन सॉफ्ट इशू जो है 837 से कम का नहीं किया जाता है, ठीक है। 837 mm ही सॉफ्ट इशू क्वेश्चन आता है कि अगर सॉफ्ट इशू व्हील साइज जो है कितना होता है, जो सॉफ्ट से इशू होता है, तो 837 से नीचे का नहीं हम लोग सॉफ्ट इशू करते हैं। लेकिन आप कहिएगा जो व्हील शॉप में काम कर रहे होंगे वो कह रहे हैं कि सर हम लोग तो 835 तक भी बाहर जाने देते हैं, तो खैर ठीक है, वो भी बात सही है, लेकिन थ्योरिकल जब भी आप पढ़िएगा तो 837 से कम नहीं मिलेगा, और यही आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया यहाँ पर एलएचबी का 845 और 855 जो भी है, जो आएगा सो मारिएगा, जो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 855 मारिएगा। आईसीएफ का कंडमिंग साइज 825 होता है, सॉफ्ट इशू 837 होता है, और आईसीएफ और एलएचबी दोनों के लिए आपको न्यू साइज 915 mm होता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि इस क्वेश्चन से आप पूरा कंफर्म हो गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करें, एलएचबी में पीईएवी का चोक दाया कितना होता है। पीईएवी का फुल फॉर्म आप जानते हैं, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व होता है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एलएचबी की बात कर रहा है, तो एलएचबी का पीएवी का चोक दाया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका 19 mm होता है। लेकिन वहीं अगर आईसीएफ का अगर पूछता है, आईसीएफ का, तो इसका भी चोक दाया इसका जो है 8 mm होता है। ये जो 8 mm जो दिया हुआ है आईसीएफ का दिया हुआ है, ठीक है। पीएवी का चोक दाया आईसीएफ का 8 mm होता है, जबकि एलएचबी का 19 mm होता है। यह जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो है नोट दे करके उससे रिलेटेड जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भाई मेरे टेस्ट दिए हैं उनको मैं विशेष कर बता रहा हूँ। उसके जब मैं देखिए, मैं आप लोग को टेस्ट जब कराता हूँ तो टेस्ट कराने के बाद एक नोट्स बनाइएगा, और जब मैं वीडियो बनाऊंगा उस वक्त उसको नोट कीजिएगा, ताकि उस क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे जब मैं बोलूंगा तो उस वक्त आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी मैं पीडीएफ दिया हूँ, अगर क्वेश्चन फंसता है तो पहले पीडीएफ में देखें और पीडीएफ में खोजें, ठीक है ना। और नहीं मिलता है तो मेरे पास मतलब कि क्वेश्चन को भेजे व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन क्वेश्चन को खोजने से, एक क्वेश्चन खोजिएगा आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, और एक क्वेश्चन के चलते अब कई क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को ढूंढना चाहिए, क्वेश्चन को देखना चाहिए कि क्वेश्चन ये कहाँ है, ये क्वेश्चन किस पीडीएफ में है, कहाँ नोट बनाए हैं, नोट्स में देखिए, वीडियो में देखिए,
ठीक है ना। क्वेश्चन ढूंढने पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और क्वेश्चन जो है कंफ्यूज, क्वेश्चन का जो है कंफ्यूज दूर हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ढूंढिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि BVZI के ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक जो है कितना होता है। तो पिस्टन स्ट्रोक जो है इसका 32 mm होता है, क्योंकि इसमें BMBC का प्रयोग किया जाता है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका पिस्टन स्ट्रोक जो है 32 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एच टाइप कपलर में हॉरिजॉन्टल गैदरिंग जो है कितना होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग जो है आपको ग्रिपिंग इसमें लिखा हुआ है, गैदरिंग भी कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल गैदरिंग जो है प्लस माइनस 110 mm हो जाता है तथा वर्टिकल जो है गैदरिंग 90 mm हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों से दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, यह जो है जो भी क्वेश्चन आप लोग टेस्ट देते हैं उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये समझिए तो ये गेस क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, सारे के सारे छांट करके जो क्वेश्चन का एग्जाम लिया गया है, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को अंत तक बने रहें, देखिए हर एक क्वेश्चन पर मैं पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो है याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग जो है 110 हो जाएगा और वर्टिकल जो है गैदरिंग जो है 90 mm हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ये टाइप कपलर का हॉरिजॉन्टल मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कपलर बना दीजिए। ठीक है, एक कपलर बना दीजिए और यहाँ पर जो है ऐसे कपलर जैसे है, यहाँ पर तो उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर कपलर इसमें फंसा रहता है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल गैदरिंग जो ऐसा जो होगा 110 होगा और ऊपर नीचे वर्टिकल जो है 90 mm होगा। जहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नकल नोज और गार्ड आर्म के बीच की मानक दूरी जो है कितना होता है। पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, नकल नोज और गार्ड आर्म के बीच की मानक दूरी जो है कितना होता है। तो ये मानक दूरी जो है 127 mm होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICF स्क्रू कपलिंग कोच के एक छोर पर दो बफर्स के बीच की दूरी जो है कितना mm होता है। ठीक है, तो इसका जो है 956 mm दूरी होता है। जिसे मान लेते हैं कि यह कोच जो है, तो कोच के दोनों साइड में जो है एक बफर लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो बफर के बीच की दूरी जो है, दोनों बफर के बीच की दूरी जो है 1956 mm होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसकी बफर के फेस जो है 457 mm इसका दाया होता है। बफर का फेस दाया पूछता है क्वेश्चन में, बफर का फेस दाया कितना होता है, तो 457 mm होता है। नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना, इसलिए कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी दूरी जो है 156 mm होता है। और बफर स्ट्रोक भी क्वेश्चन पूछ देता है मेरे भाई, तो बफर स्ट्रोक का मतलब कि स्ट्रोक जो है 127 mm होता है। जब इधर जब गाड़ी एक दूसरे से जो धक्का लड़ता है, जब ब्रेकिंग जब होता है, तो एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से मतलब कि टकराता है, धक्का देता है, तो बफर जो है अंदर बाहर होता है। इस पर जब बफर जो है मतलब कि जब इस पर चोट लगता है, तो मतलब कि या ऊपर मगे आगे पीछे मतलब अंदर बाहर जाता है, तो स्ट्रोक उसको बोलते हैं। तो स्ट्रोक जो है 127 mm होगा और इस बफर का दाया जो है फेस दाया 457 mm होगा और दोनों बफर के बीच की दूरी 1956 mm होगा। ठीक है, और बफर जो है कास्ट स्टील का बना रहता है। ये भी लिख लीजिएगा क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जा रहा है बफर से। ठीक है ना, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह का डिटेल में जो है हर जगह क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए क्या कर रहा है, ट्रैक गेज में रेल टॉप के नीचे कितना mm मतलब कि मापा जाता है। ठीक है ना, तो यह जो है 13 mm जो है मापा जाता है। ठीक है, कह रहा है रेल ट्रैक को रेल टॉप के नीचे कितना mm जो है, कितना mm नीचे जो है मापा जाता है। ठीक है, तो ये जो है 13 mm मापा जाता है। अब सवाल उठता है कि 13 mm क्यों मापा जाता है, 13 mm नीचे। जैसे आपको ये रेल ट्रैक जो इसे बना दिए, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर का रेल ट्रैक गेज के रेल टॉप के नीचे, यहाँ पर मतलब कितने नीचे जो है मापा जाता है, तो 13 mm मापा जाता है। क्यों मापा जाता है 13 mm, क्योंकि व्हील फ्लैंज का रूट रेडियस जो है 13 mm होता है। ठीक है ना, नहीं 13 mm नीचे मापा जाता है। व्हील फ्लैंज का रूट रेडियस भी 13 mm नीचे जो है मापा जाता है। ठीक है ना, और रूट रेडियस जो कितना होता है व्हील का रूट रेडियस, रेडियस जो है शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। रूट रेडियस जो है 14 mm होता है। ठीक है ना, 14 mm होता है और रूट रेडियस जो है 13 mm नीचे मापा जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है ट्रैक गेज के रेल टॉप से नीचे 13 mm मापा जाता है। इसलिए आपको जैसे मैंने बोला है, वीडियो को रोक रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कैंट या सुपर एलिवेशन पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इस पर उपलब्ध कराया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, थोड़ा सा हम पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, 19 कह रहा है कि केंट या सुपर एलिवेशन डैश में उपलब्ध कराया जाता है। तो इसको जो है डैश पर उपलब्ध है कि बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। यह जो है कर्व पर उपलब्ध कराया। कर्व कर्व का मतलब होता है, जानबे करते हैं, मोड़। ठीक है ना, जहाँ पर मुड़ता है वहां पर जो है कैंट या सुपर एलिवेशन जो है कर्व पर उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल पथ में रेल अनुदैर्ध्य संचालन को डैश कहा जाता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य संचालन को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट को मतलब क्या कहा जाएगा? तो ये जो है क्रीप कहा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत सारा क्वेश्चन भी है जो समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, तो समझ में नहीं आता है तो याद करने का दो ही तरीका है, समझंत विद्या और रटंत विद्या। ठीक है ना, तो आप जैसे भी ट्रिक बनाकर जैसे भी हो अपना रटंत विद्या या समझंत विद्या जैसे भी जिस विद्या से हो आप रट लीजिए। जो भी मतलब कि जहां भी ट्रिक बने जैसे ही बने आप उसको रट लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि मतलब कि अब अच्छे से अच्छे रैंक ला सके और सही आंसर लगा सके। देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। रेल पथ में अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट संचालन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रीप कहा जाता है। ठीक है, और ट्विस्ट का भी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, 21 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रारंभिक स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो मैं तो बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया है कि कोई भी गाड़ी अगर प्रारंभिक स्टेशन पर है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन मतलब कि गाड़ी जब स्टेशन पर खड़ी है और वहां से जब वह चलती है तो एकदम उसका ब्रेक पावर जो है 100% होता है। सवाल उठता है कि 100% क्यों होता है? इसलिए कि गाड़ी जो है स्टेशन पर होती है, वहाँ पर भीड़ भड़ाके ज्यादा होते हैं और वहाँ पर खतरा की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए उसका जो है ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर उसका ब्रेक पावर जो है आपको 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निलंबन के दौरान कर्मचारी को मूल वेतन डीए का कितना परसेंट दिया जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है 50% दिया जाता है। जब वो आदमी को जब निलंबित कर दिया जाता है तो निलंबित करने के बाद में उसको सारी सुविधा जो बंद कर दी जाती है, लेकिन उसको डीए वेतन और डीए का 50% उसको पालन पोषण के लिए मतलब कि जीवन निर्वाह के लिए 50% जो है उसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएसबी कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक अधिकतम व्यास डैश एमएम होता है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में भी आप लोग डिटेल रूप से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में एलएचबी कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का अधिकतम ब्याज जो है कितना होता है? तो ब्याज जो है 640 होता है। चलिए डिस्क के बारे में भी अगर हम अच्छी तरह से समझ लें कि डिस्क जो है, देखिए फिगर अच्छा से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, डिस्क जो है इस टाइप से होता है और एक एक्सल पर, ठीक है ना, एक एक्सल पर जो है एक एक्सल पर दो डिस्क लगे रहते हैं। ठीक है ना, दो डिस्क लगे रहते हैं। ठीक है, और ये चक्का हम इसको मान लेते हैं चक्का। ठीक है ना, चलिए आप डिटेल में इसको समझिएगा। ठीक है, तो इसकी दाया जो है 640 होता है। ठीक है, और इसकी मोटाई जो है मोटाई 110 होता है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है क्या चीज का बना होता है? तो ग्रे कास्ट आयरन का यह बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा किसका बना होता है? ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, देखिए इतना जो है डीपली कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, और दोनों ह्यूले की क्वेश्चन पूछ देता है कि दोनों डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है? तो 1030 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1030 होता है दोनों डिस्क के बीच की दूरी। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है जो कि हर जगह, हर वीडियो, हर पीडीएफ और हर आपके बुक में जल्दी नहीं मिलता है। डीपली क्वेश्चन है और हर एक वीडियो में आप नहीं मिलेगा कि आपको डिस्क और व्हील के बीच में जो गैप होता है, इनर फेस, या लिखता है कि व्हील के इनर फेस और क्या बोलते हैं डिस्क के बीच की दूरी कितना पर होता है? तो यह 175 पर होता है। ठीक है, कितना पर होता है? 175 दूरी होता है व्हील और डिस्क के बीच की दूरी। व्हील के इनर फेस और क्या बोलते हैं इसको, डिस्क के बीच की दूरी जो है आपको 175 होता है। देखिए सारा से सारे डिटेल में मैंने बताया हूं, इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और ये भी लिख लीजिएगा कि एक कोच में कितना एक्सल होते हैं? 4 एक्सल होते हैं। कितना एक्सल होते हैं? 4 एक्सल होते हैं। जब एक एक्सल पर आपको 4 मतलब एक एक्सल पर अगर 2 डिस्क है तो 4 एक्सल पर कितना डिस्क हो जाएगा? 8 डिस्क हो जाएगा। क्वेश्चन है पूछता है कि एक कोच में कितने डिस्क का प्रयोग किया जाता है? तो 8 हो जाएगा। तो 8 जब डिस्क हो जाएगा
तो 8 सिलेंडर भी हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक डिश के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सिलेंडरों की संख्या भी 8 हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एक डिश के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन पर मैंने 8-10 क्वेश्चन मैंने आपका क्लियर किया हूँ, ठीक है, जबकि ऐसा वीडियो आपको हर जगह डिटेल रूप से नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेंसिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 24। नवनिर्मित वैक्सीन बैगन का पहला पीयूष जो है कितना दिन पर होता है? तो पहला पीयूष जो है 6 महीना पर होता है। याद कीजिए, कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन या रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन गेज ट्रैक गेज डैश mm होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, ब्राउन गेज का ट्रैक गेज जो है 1676 mm होता है, ठीक है ना। 1676 mm पर यह दूरी जो है होता है, दोनों ट्रैक के बीच की दूरी है, तो सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है कि एक बीएलसी बैगन में कितने स्वचालित ट्विस्ट लॉक का उपयोग जो है किया जाता है, ठीक है ना। कितना स्वचालित ट्विस्ट लॉक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है 8 जो है की संख्या में ट्विस्ट लॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आ गया, प्रति मीटर क्रॉस लेवल भिन्नता की दर को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम ट्विस्ट कहते हैं, जो कि एक दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। ये था, और एक क्रिप का जो मैं मतलब कि क्या उसको मोड़ पर जो हम बताए इसके पिछले वाला क्वेश्चन, वो और ये जो है दोनों जो है सबसे अधिक क्वेश्चन यह पूछता है, ठीक है ना। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्ट यानी प्रति मीटर क्रॉस लेवल में भिन्नता की दर को हम मतलब कि ट्विस्ट कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि गेज 1670 mm से कम सीधे ट्रैक पर लगाया जाता है तो डैश कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार इसे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये क्या कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैं आपको डिटेल रूप में इसके बारे में बता दूं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है स्लैंक गेज, स्टैंडर्ड गेज और टाइट गेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड गेज जो लिखा है यह 1676 mm अगर रहता है तो स्टैंडर्ड गेज या मानक गेज उसको हम कहेंगे, ठीक है। और 1676 से अगर कम रहता है, जैसे यहाँ पर दिया है 1670, तो यह 1670 जो है ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, कौन सा हो जाएगा? टाइट गेज हो जाएगा, ठीक है। और 1676 से अगर अधिक है 1676 से मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 1680 लिख देते हैं, तो इससे जो है स्लैंक गेज कहलाएगा, ठीक है ना। यानी इतना याद रखिए कि चाहे अंक जो भी हो, 1676 से अगर कम है तो टाइट गेज है, और 1676 से अगर अधिक अंक चाहे जो भी हो, 76, 77, 78, 79, 80 जो भी अधिक अगर हो जाता है तो स्लैंक गेज कहलाएगा। और 76 से जहाँ 1 mm भी कम हो जाएगा, 75, 74, 73, 70 जो भी हो अगर कम हो जाता है तो उसे हम टाइट गेज कहेंगे, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन या तीनों से तीनों क्वेश्चन जो है पूछता है, और बहुत ही क्वेश्चन या रिपीट होता है, इसलिए मैं तीनों क्वेश्चन को आप लोग को डिटेल में मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं वो जो है अपने पीडीएफ में भी इस क्वेश्चन को ढूंढें, ठीक है ना। जब इस क्वेश्चन को ढूंढिएगा आपको कई क्वेश्चन जो है कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आईसीएफ कोच में बफर प्लंजर का फेस डाया कितना होता है? मैंने अभी ऊपर बताया, पूरा डिटेल में फेस का मैंने बताया हूँ, तो वो जो है 457 mm मैंने बताया है। उसमें ऊपर में पूरा डिटेल में दूरी किस चीज का बना होता है, कास्ट स्टील का। स्ट्रोक जो है 127 mm का होता है, जो अभी मैंने बताया है, ठीक है। और इस बात पर एक और बात मैं आप लोगों को बोल दूं, क्वेश्चन कैसे याद किया जाता है मैं तो वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन फिर भी चलंती में मैं बता दूं कि जब आप लोग को क्वेश्चन याद करने का मतलब कि तरीका, सबसे सुपर तरीका मैं ये क्वेश्चन मानता हूं, मतलब कि विधि या नियम, कि जब आप लोग रात्रि के समय जब खाना पीना खा करके आराम से जब बेड पर जाएं तो सारे बत्ती बॉल को मतलब कि ऑफ कर दें, और ऑफ करने के बाद में आंख को बंद भी कर लें, आंख को भी बंद कर लें, और दिमाग को अपने किताब, पीडीएफ, वीडियो या नोट्स जहां भी पढ़े हैं उसको जो है वहां पर ले जाएं, और ले जा करके पूरा क्वेश्चन को दिमाग में, जो भी दिमाग पर क्वेश्चन आता है उसको रिविजिंग करें, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी ये क्वेश्चन को बता रहा था तो मुझे याद आ गया, जैसे कि 457 आपको जैसे कि याद आ गया, ठीक है। तो 457 से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है उसके सारे के सारे दिमाग में रिविजिंग कर दो कि उसका फेस डाया 457 में होता है, उसका स्ट्रोक जो है 127 mm होता है, तथा वो जो है ग्रे नहीं, कास्ट स्टील का बना होता है। दोनों बफर की दूरी जो है 156 mm होता है। इस टाइप से आप मतलब कि आंख मूंद करके बेड पर अपने, जब बेड मतलब खाना पीना खा कर जब सोने जाइए उस वक्त पूरा रिविजिंग मार लीजिए, जहां भी आप जैसे भी पढ़े हैं उस सारे चीज का याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और वो जितना भी क्वेश्चन समझिए कि उस समय अगर आपके दिमाग पर आ गया तो समझिए कि वो क्वेश्चन जो है लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है, और कहने का मतलब जो है जल्दी क्वेश्चन वो मिस्टेक नहीं करता है, ठीक है। चलिए
30 नंबर में क्या कह रहा है कि इक्विलाइजिंग स्टेरॉयड की ग्रीसिंग जो है किस शेड्यूल में किया है। देखिए इक्विलाइजिंग स्टेरॉयड, ठीक है, कैसे लिखा हुआ है इक्विलाइजिंग स्टेरॉयड। अब कहिएगा इक्विलाइजिंग स्टेरॉयड होता क्या है। इक्विलाइजिंग स्टेरॉयड कारखाना में जो काम करते होंगे मेरे दोस्त लोग, तो वो जो बोगी पर ट्रॉली पर काम करते होंगे आईसीएफ में, तो वहाँ इक्विलाइजिंग स्टेरॉयड को जो है पंखी के नाम से जाना जाता है कारखानिया भाषा में, ठीक है ना, पंखी के नाम से, जो इस टाइप का जो है बना रहता है, ठीक है ना, इस टाइप से बना रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है बॉलिस्टर में फंसाया जाता है, या यहाँ पर भी मतलब कि पिन लगाया जाता है, पिन जो कि स्प्रिंग के ऊपर जो रहता है उसके उसमें जो है इसको फंसाया जाता है। इसी टाइप का मतलब कि यह रहता है। इसका नाम है कारखाना भाषा में पंखी, और थ्योरिकल जो है इक्विलाइजिंग स्टेरॉयड इसका नाम है, ठीक है ना। तो कह रहा है इक्विलाइजिंग स्टेरॉयड की ग्रीसिंग जो है किस शेड्यूल में किया जाता है, तो 30 नंबर का बी इसका सही हो जाएगा, अर्थात बी शेड्यूल में इसका किया जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए शेड्यूल बी शेड्यूल तो हमने बताया है, अगर नहीं बताया, अगर आप नहीं देखें तो मेरे वीडियो में जा करके NER वाला में जा करके देख लें, टेस्ट सीरीज 6-7 में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि फिएट बोगी का उपयोग डैश में किया जाता है। देखिए फिएट बोगी का देखिए लिखा है लोकोमोटिव वैगन कोच। यहाँ पर कोच तो लिख दिया है, लेकिन कोच कौन सा कोच, LHB कोच की, ICF कोच की, डेमू कोच की, कौन सा कोच। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखना या छोड़ दिया कि LHB कोच, ठीक है। फिएट बोगी का प्रयोग जो है LHB कोच में किया जाता है, ठीक है। किसमें, LHB कोच में, ठीक है। और ICF ट्रॉली में जो है BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर वाला मतलब कि ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। ट्रॉली का मतलब बोगी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टोमेरिक पैड की कंडमिंग ऊंचाई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है 100% आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही BM क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ रिपीट होता है, ठीक है। इलास्टोमेरिक पैड की कंडमिंग ऊंचाई जो है 42 mm होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इसको जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैगन में एक ही कैसनो बोगी में व्हील दया में अनुमेय जो है भिन्नता जो है कितना mm होता है। कैसनो बोगी क्या कह रहा है, कैसनो बोगियों के व्हील दया में, बोगियों की व्हील दया में 13 mm का यह भिन्नता होता है। किसमें, क्या बोल रहा है, कैसनो बोगी में, ठीक है ना। कैसनो बोगी में जो है 13 mm का, लेकिन कोच में जो है आप लोग को डिटेल में मैं बता दूं कि मान लेते हैं कि यह एक्सल है, यह चक्का है, तो एक ही एक्सल पर दोनों चक्का में भिन्नता जो है 0.5 mm होता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक बोगी में दो मतलब एक्सल का प्रयोग होता है, अर्थात 4 चक्कों का, तो इसमें इस चक्के में और इस चक्के में जो है भिन्नता जो है मतलब एक बोगी में दोनों मतलब व्हीलों के बीच में भिन्नता जो है 5 mm रखा जाता है, ठीक है। अगर पूंछ में अगर पूछता है तो फिर मान लेते हैं कि यहाँ भी हो गया, यहाँ भी, तो यह पूंछ अगर बन जाता है तो पूंछ में अगर पूछे तो पूंछ में जो भाई पूंछ की अगर पूछता है कि एक पूंछ में मतलब कि दोनों बोगियों में व्हीलों में भिन्नता मतलब कितना रहना चाहिए दाया में, तो ये हो जाता है 13 mm। इसलिए इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैसनो बोगी की बात किया गया है, अर्थात गुड्स की बात किया गया है, मालगाड़ी की बात किया गया है, तो इसमें बैगन में एक कैसनो बोगी में 13 mm हो जाएगा। ये जो मैंने बताया ये जो है कोच के बारे में मैंने बताया, जो आप लोग कॉपी में वीडियो को रोक रोक करके बैक करके आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए वीडियो जो है अब लंबा होता जा रहा है, चलिए मैं जितना हो सके मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये तो हो गया आपको 34 नंबर, ठीक है। क्या कर रहा है, बैगन में फ्लैट टायर की सीमा कितना है, ठीक है। वैगन में जो है फ्लैट टायर की सीमा जो है आपको 60 mm रखा गया है, ठीक है। जबकि कोच में जो है, कोच में फ्लैट टायर की सीमा जो है 50 mm रखा गया है, ठीक है। कोच में 50 mm और वैगन यानी मालगाड़ी में 60 mm फ्लैट टायर की सीमा रखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, दोनों जो है क्वेश्चन में आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है, कभी कोच में कभी वैगन में, दोनों लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में क्या कह रहा है कि डिस्क ब्रेक सिस्टम का सिलेंडर का दाया कितना होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है एक लड़का किया था हमसे, तो मैं आप लोगों को डिटेल में मैं बता दूं कि ब्रेक डिस्क ब्रेक सिस्टम का मतलब ये हो गया कि यह LHB का बात कर रहा है, ठीक है ना। किसका बात कर रहा है, LHB का बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ।
डिस्क ब्रेक वाला में, ठीक है। तो डिस्क ब्रेक का मतलब यह एलएचबी की बात कर रहा है, ठीक है। तो एलएचबी के ब्रेक सिलेंडर का दाया जो है 10 इंच होता है। कितना होता है? 10 इंच होता है। जब इसको एमएम में बदलिएगा तो आपको 200 कितना आ जाएगा? 55, 52, 53, कहीं 55 भी, बाकी ऐसे कीजिएगा तो आपको 200 मतलब कि 54 एमएम आएगा। तो कहीं ऑप्शन में 255 भी मिल जाता है, कहीं 253 भी मिल जाता है, ठीक है। तो 253, 54, 55 तीनों में कोई भी मिल जाए तो आप मार सकते हैं, लेकिन तीनों एक साथ नहीं देगा, ठीक है। एमएम में अगर देता है तो, और इंच में अगर देता है तो 10 इंच हो जाएगा, ठीक है। कहा दिया डिस्क ब्रेक सिस्टम ब्रेक सिलेंडर का दाया जो है 10 इंच हो जाता है, ठीक है ना। कितना होता है? 10 इंच हो जाता है। लेकिन वहीं आईसीएफ में सिलेंडर का दाया जो है 8 इंच हो जाता है। कितना होता है? 8 इंच हो जाता है, ठीक है। और इसको जब एमएम में बदलिएगा तो 203 एमएम हो जाता है, ठीक है। 203 एमएम, इसलिए इसको कॉपी में एमएम में और इंच में दोनों में लिख लीजिएगा। आईसीएफ और एलएचबी दोनों में लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में परेशानी ना होगा, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन कंफ्यूज करता है तो उस वक्त जो है आप लोग क्वेश्चन ढूंढना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन एक जगह, एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह आप लोग नहीं लिखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि क्वेश्चन ढूंढने में परेशानी होता है कि यहाँ वो क्वेश्चन लिखे थे, वहाँ ये क्वेश्चन लिखे थे। वीडियो देखिएगा, नोट्स देखिएगा, बुक देखिएगा, इस तरीका से बहुत सारा चीज देखिएगा तब जाकर के मिलेगा, तो परेशानी होता है, जल्दी नहीं मिल पाता है। इसलिए सारे जो एक टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम तो जो बोलते ही हैं, लेकिन अपने से भी जो भी क्वेश्चन दिमाग पर आए उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये मेरा सलाह है। इस तरीका से आप लोग मतलब कि पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छा से अच्छा तैयारी होगा। नहीं तो हमसे जुड़िए, हम हर एक तरीका आप लोग को बताएंगे एकदम टू द मतलब पॉइंट, और पूरा कॉल के माध्यम से फोन से डायरेक्ट बताएंगे कि इस तरीके से आप लोग पढ़िए। जो भी समस्या है हमारे सामने समस्या को रखिए, उस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच में SS2 माहों में अंतराल कितना है। SS2 की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। तो SS2, SS1, SS2, SS3 के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में बहुत डिटेल रूप से, आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1 जो है इसके टेस्ट सीरीज, ये 9 है, टेस्ट सीरीज 8 का जो पार्ट 1 जो है उसमें पूरा डिटेल में मैं बताया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ SS1, यहाँ पर लिख देता हूँ SS2, और यहाँ पर लिख देता हूँ SS3, ठीक है। तो यहाँ जो है SS1 पहले मैं क्या क्वेश्चन किस में पहले पूछा है कि इतने अंतराल पर SS2, ठीक है। तो मैं किस तरीका से पहले मैं लिखूं, पहले मैं ईयर वाला लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए 1.5, यहाँ पर लिख दीजिए 3, यहाँ पर लिख दीजिए 6, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए किलोमीटर में 6, यहाँ पर लिख दीजिए 12, और यहाँ पर लिख दीजिए 24, ठीक है। 1.5, 3, यहाँ पर अब देखिए, अब ये जो लिखे हैं ईयर है मतलब साल, ठीक है। ये क्या है? ईयर है, और ये क्या है? लाख किलोमीटर, ठीक है, लाख किलोमीटर, ठीक है। अब चलिए आपको समझाते हैं। SS1 जो है 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर, SS2 3 साल या 12 लाख किलोमीटर, SS3 6 ईयर या 24 लाख किलोमीटर, ठीक है। इसमें जो है ये देखिए 3 जो लिखे हैं, 3 और 3 6, यानी 6 क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन को आपको कैसे घुमा करके पूछा है कि एलएचबी कोच के SS2 कितने माह में किया जाता है। तो यहाँ पर 2 की बात है, तो 2 कितना है? 3 ईयर। 3 ईयर का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? 3 ईयर का मतलब हो गया 12 × 36, यानी 12 × 36 माह पर किया जाता है, ठीक है। 36 माह पर किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को घुमाने का तरीका, तो क्वेश्चन को किसी तरह से घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है इसको याद, अगर तीनों को जो मैंने बताया है इस तरह याद कर लीजिएगा तो आप गुना भाग कर सकते हैं। तो कैसे याद कीजिएगा? तो पहले ईयर वालों को याद कीजिए, 1.5, 3, 6, और किलोमीटर वाला में 6, 12, 24, यानी उसके दुगुना होता जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। अगर नहीं समझे होइएगा तो टेस्ट सीरीज 8 का पार्ट 1 जो वीडियो बनाए हैं उसे पूरा डिटेल रूप में बताए हैं। उसमें बताए हैं SS1, SS2, SS3, D1, D2, D3, ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, सी शेड्यूल, सारे के सारे डिटेल में मैंने बताया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 37 नंबर में क्या कर रहा है कि वॉक्सन ANR बैगन में प्रयुक्त फ्लोर शीट का मटेरियल जो है कौन सा मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो 37 नंबर का जो है सी हो जाएगा IRMS 44। क्या होता है? IRMS 44। जबकि एलएचबी के नीचे का जितने भी मतलब कि सेल जो होते हैं वो IRS
M41 का बना रहता है। ठीक है, तो इसके जगह पर कहीं कहीं ये भी लिख देता है कार्टन स्टील, तो वो भी सही है। 41 ना लिख करके लिख देता है कार्टन स्टील का। एलसीबी के नीचे का जितने भी सेल जो है बना रहता है तो कार्टन स्टील, कहीं लिख देता है IRSMS 41, तो जो आए वो मार दीजिएगा। और इस पर एक और क्वेश्चन कर देता है कि एलएससी का 16 बार जो है किसका बना होता है, तो भी IRSM 41 का बना होता है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि एसी कोच का कीट नियंत्रण जो है कितना दिन पर होता है। ठीक है, कीट नियंत्रण, थोड़ा पेंसिल ले लें। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि एसी कोच में कीट नियंत्रण जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो है 15 जो है दिन पर किया जाता है। एसी कोच का कीट नियंत्रण का अधिकता जो है 15 दिन पर, यहाँ पर दिन है। ठीक है ना, दिन पर किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MK50 ड्राफ्ट गियर की क्षमता जो है कितना होता है। MK50 क्षमता जो है कितना होता है, तो इसके बारे में मैं डिटेल रूप से मैं, एक होता है 39 नंबर क्वेश्चन है 5385। ठीक है, इसका जो है MK350 ड्राफ्ट गियर की क्षमता जो है MK385 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो जो है देखिए लंबा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर, अब डिटेल में मैं बताने चलूँ तो पूरा एकदम डिटेल में जो है और वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगने के बाद कंट्रोल रिजर्वायर कनेक्शन जो है डैश से कट जाता है, किससे कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो है BP से, मतलब कि ब्रेक पाइप से वह कट जाता है। ठीक है, ब्रेक लगने के बाद कंट्रोल रिजर्वायर का कनेक्शन जो है किससे कट जाता है, तो किससे कट जाता है, BP से, मतलब कि ब्रेक पाइप से कट जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ जो है अपने वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा है। मैं अगले पार्ट में, मैं फिर अगले पार्ट में मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। ठीक है, 41 से। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को ये बता दूं कि इस वीडियो का PDF लेने के लिए या जितने भी LDC JEE WM की तैयारी के लिए जितने भी PDF की आवश्यकता जो होती है, ICF के जितने भी मतलब कि पार्ट पुर्जे, ब्रेकिंग सिस्टम, सेल से लेकर के ऑल टू ऑल क्वेश्चन, मतलब कि ICF का, LHB का, डेमो मेमो जितना भी होता है और वैगन, सभी का PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे और भी है इसमें आपको पास, PTO, लीव, इंसेंटिव, वेल्डर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मशीनिस्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर जितने भी हैं, लेथ मशीन, सेफर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिल मशीन या बेल्डर का टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग जितने भी है, सारे के सारे यहाँ से PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो भाई PDF ले लेते हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ से फ्री में टेस्ट भी कराता हूँ। हर एक संडे को, संडे 8:30 से हम संडे को संडे मैं टेस्ट भी लेता हूं। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए आपको इस नंबर पर 96 93 57 14 26 पर आप लोग मतलब MSG करके, मतलब मैसेज करके, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, मैसेज करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और मैसेज कीजिए, कृपया करके आप लोग फोन नहीं कीजिए। ठीक है, और आप लोग इस पर मैसेज करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। हम अब अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर यहाँ तक अगर वीडियो में आप बने हैं तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मैं इतना मेहनत से वीडियो मैं बनाता हूँ, लेकिन आप लोगों को केवल तो शेयर ही तो करना है। इसलिए मान लेते हैं कि अपने ग्रुप में वहाँ पर शेयर नहीं कीजिएगा, लेकिन आपके दोस्त अगर अदर जोन में काम कर रहे हो तो वहाँ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत से PDF जो है PDF बनाता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ। आप लोग को केवल वीडियो देख करके केवल आप लोग को शेयर ही तो करना है। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।